अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड जो है बात करेंगे बेसिक चीज़ों पर, यानी ऐसी तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझेंगे जिनसे सेट्स के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं उनको सेट से रिलेटेड चीज़ें भूली हुई होती हैं और जब वो क्वेश्चन समझते हैं तो उनको समझने में मुश्किल होती है और काफ़ी बच्चों को तो आती ही नहीं बेसिक चीज़ें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इस काबिल अपने आप को बना लेंगे कि सेट से रिलेटेड क्वेश्चन को एटलीस्ट अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट के सेट से रिलेटेड तमाम बेसिक चीज़ों को ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन आपको लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि सेट्स जो है बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन को जो कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो अब काफ़ी बच्चों को हो सकता है अभी भी समझ में ना आया हो, तो थोड़ा सा इसको खोलते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं इसकी कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। कि सेट अगर एक लफ्ज़ के अंदर आपको याद रखना हो सेट किसे कहा जाता है, तो आप कलेक्शन का वर्ड याद रखिए कि जब भी सेट का वर्ड आए तो आपके माइंड में कलेक्शन आना चाहिए कि सेट का मतलब क्या है, एक कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। ये दोबारा से याद रखिएगा, काफ़ी बच्चे जो हैं सेट को सिर्फ नंबर की हद तक ही अंडरस्टैंड करते हैं और फिर थोड़ी सी आगे चल के उनको परेशानी होती है। पता तो चल जाता है खैर, लेकिन यहाँ पर आप लोग अभी से जान लीजिए कि सेट्स जो है बेसिकली उसमें नंबर नहीं होते बल्कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल यानी पिक्चर रखी है मैंने, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 चीज़ें सेट के अंदर मौजूद हैं, जैकेट, शर्ट और कैप। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सेट कहलाएगा। इसी तरह नंबर्स का भी सेट हो सकता है। इस वीडियो में तो हम खैर नंबर के सेट्स के ऊपर ही बात करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा वीडियो में जब आगे चलेंगे। तो यहाँ से सेट का मतलब क्या कि कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। और 2 चीज़ें इनको भी जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इनके बिना मुकम्मल नहीं होती। कि जिन भी चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? क्लियरली, ठीक है, वाज़े तौर पर। जैसे इधर 3 चीज़ें हैं, जैकेट, कैप और शर्ट, तीनों वाज़े तौर पर अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मिलती जुलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आगे जैसे जैसे चलेंगे तो वेल डिफाइंड भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वेल डिफाइंड क्लियरली अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ होना, अलग होना, डिफरेंट होना। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट का वर्ड इसलिए भी इस्तेमाल किया है कि जब आप आगे चलेंगे फिर अगेन डेफिनेशन में आप सब कुछ नहीं समझ सकते। बस इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे पिछली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यही एजुकेशन की एक अच्छी बात होती है और बुरी भी होती है। खैर, तो कलेक्शन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, और बस ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो अब हम यानी कि इंपॉर्टेंट सेट्स को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनको आप सीख लो ताकि सेट को और अच्छे से समझ पाओ जब हम क्वेश्चन करें। ठीक है, तो जैसे कि एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, एलिमेंट्स का सेट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ सेट के ऊपर बात करते हैं। तो ये मैंने एलिमेंट्स ऑफ सेट की डेफिनेशन यहाँ पर लिख ली है, इसको पढ़ते हैं, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स किसे कहा जाता है। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जिनसे मिलकर सेट बनता है, डैट फॉर्म अ सेट, यानी वही बात, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनसे सेट मिलकर बन रहा है। जैसे कि ये 3 चीज़ें हैं, इनको एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, अगर नंबर से रिलेटेड जो कि आगे चल के आप देखोगे, तो जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 जो है ये क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। तो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। सिंपल, ये बात आपको जहन में रखनी है। ठीक है, और क्या बात की गई है एलिमेंट्स में कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन एनी ऑर्डर एंड आर नॉट रिपीटेड। ओके, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई सेट होगा आपके सामने, तो बल्कि मैं एग्जांपल रख देता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे ये एक एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही है कि जब भी सेट लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बार होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे, वहाँ भी ये बात सीखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, तो पहली चीज़ एलिमेंट किसे जाता है वो भी पता चल गया। दूसरी चीज़ एलिमेंट सेट में
किसी भी तरतीब के साथ लिख सकते हो आप, आगे पीछे करके। जैसे आप 3 4 2 1 ऐसे भी लिख सकते हो, बस यानी तरतीब कोई भी रख सकते हो आप, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली। और एलिमेंट्स के हवाले से और क्या चीज़ है तीसरे नंबर पे, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, के एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे अगर अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो ABCD, तो ऐसे करके स्मॉल लेटर्स। बाकी आगे चलेंगे तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो आई होप एलिमेंट्स ऑफ सेट के हवाले से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी सेट्स होते हैं वो सब के सब जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, और स्मॉल लेटर्स के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ हो गई। तो अब इससे आगे हम बात करेंगे हाउ टू राइट सेट, के सेट जो है वो लिखा कैसे जाता है। जब भी सेट लिखना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं ऊपर, और ऊपर करने के बाद यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ। तो ये मैंने हेडिंग लिख ली। सेट जो है उसे कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले में तो ये बताया गया कि जो भी सेट के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लो कि किस किस का सेट बनाना है। तो पहला स्टेप ये होता है। सेकंड ये कि जब भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने रखने होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमे का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे ये एक सेट है 5 6 7, तो आप देख सकते हो इनके दरमियान में कॉमा मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पे छोटा हो, शायद नज़र ना आ रहा हो, 5 6 7, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉमा दरमियान में मौजूद है। ठीक इसी तरह थर्ड पे क्या है कि इनक्लोज द एलिमेंट्स इन द सेट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, के सेट को तभी सेट कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट्स के बॉर्डर पे दोनों तरफ जो है वो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, सेट को जब भी लिखना हो तो आपको इनका ध्यान रखना है। पहली क्या जो भी आपको सेट्स के अंदर रखनी है उसकी लिस्ट बनाइए। सेकंड, कॉमा से सेपरेट कीजिए। थर्ड, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लीजिए। इसके बाद हम आगे अगर सेट को अच्छे से समझें तो एक और चीज़ जो सेट को समझने के लिए ज़रूरी है, नोटेशन ऑफ अ सेट। अ सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे सेट की नोटेशन क्या होती है कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्स जो है वो डिनोट किया जाता है। डिनोट मतलब जाहिर करना, ठीक है, दिखाना। तो ये तो आप ऊपर पढ़ चुके हो कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेट लिख लूँ यहाँ पे A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसे करके, यानी कि जो भी, अब इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, अगर अल्फ़ाबेट डाल दें तो स्मॉल A, फिर B, फिर C, फिर D, यानी कि अंदर अगर अल्फ़ाबेट्स हों तो स्मॉल लेटर्स आएंगे, बाहर किसी भी सेट का एक नाम होता है और उस नाम को आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, वरना गलत हो जाएगा आपका सेट। ठीक है, एक नोटेशन में एक ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारे सामने है कि इफ़ x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि अगर x जो है वो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट एक एलिमेंट है, देन वी से, तो x बिलोंग्स टू A। ओके, जिसको जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या बात कही जा रही है। कि जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है A और इसके अंदर हम 3 अल्फ़ाबेट्स डाल लेते हैं X Y Z, ठीक है। और अब जैसे कि मुझे अगर ये बात करनी हो कि X जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, तो इसको अगर लिखना होगा तो हम यानी कि E डाल के ऐसे करके, यानी कि ऐसे करके एक सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है बिलोंग्स टू। तो अगर वैसे तो जैसे अगर इंग्लिश में लिखें तो x बिलोंग्स टू, बल्कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, x बिलोंग्स टू A, यानी पढ़ते इसको ऐसे हैं। और अगर सिंबल के तौर पे लिखना हो तो x बिलोंग्स टू A ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, कहीं पे भी लिखा हुआ आ सकता है x और फिर ऐसा सिंबल और फिर A। तो जब भी ये चीज़ आए तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हमें ये कहा जा रहा है कि x जो है वो सेट A से ताल्लुक़ रखता है या बिलोंग करता है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरे पॉइंट में अगर चलें तो क्या बात बताई जा रही है कि इफ़ x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी से x
डज़ नॉट बिलोंग टू ए। यस, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर पीछे करें तो जैसे इसमें तो बिलोंग करता है ना, और पीछे कर लेते हैं। यस बिल्कुल, अगर मैं एक सेट कर दूं ऐसे, बल्कि इसी को कर लेते हैं, अगर बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही बात होगी? तो आप देखें ए सेट मौजूद ये रहा, इसके अंदर बी तो अल्फ़ाबेट है नहीं, तो इट्स मीन कि ये बात गलत है। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी भी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता या बिलोंग नहीं करता, तो ऐसे में बिलोंग का साइन डाल के उसके ऊपर ऐसे एक लाइन डाल दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ताल्लुक़ ए से नहीं रखता। तो इन 3 चीज़ों का कैसे ज़ाहिर करना है कि कोई भी, यानी बेसिकली आपने सीखा क्या कि पहले पॉइंट में आपने ये सीखा कि सेट जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरे पॉइंट में आपने ये सीखा कि कोई भी एलिमेंट जब किसी सेट से ताल्लुक़ रखता है तो उसको इसको मिटा देता हूँ, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट ऑफ नोटेशन के अंदर या नोटेशन ऑफ अ सेट के अंदर आप लोगों ने सीखा। तो ये चीज़ सीखने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देख लेते हैं जिनका पता होना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सेट्स को अरेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सेट्स जो कुछ आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए जब भी आप सेट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो आप लोगों के सामने है। पहले नंबर पे कौन सा सेट है? पहले नंबर पे नेचुरल नंबर का सेट है जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें 1 से काउंटिंग शुरू होती है उसे नेचुरल नंबर का सेट कहा जाता है। और इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? सो ऑन, मतलब ऐसे ही काउंटिंग आगे चलती जा रही है। ठीक है, इन डॉट्स का मतलब ये होता है। तो एक तो नेचुरल नंबर का सेट आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड पे आपको होल नंबर का सेट पता होना चाहिए जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ कहीं भी W लिखा आएगा तो आपने समझ जाना है कि होल नंबर्स की बात की जा रही है। होल नंबर्स के सेट की खास बात क्या होती है कि इसमें काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलती सो ऑन चलती जाएगी। इसी तरह Z जहाँ पर भी लिखा आए तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर्स की बात की जा रही है, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे, यानी कि इंटीजर्स का सेट क्या होता है? जैसे 0 +, -1 +, -2 +, -3। अब हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात ना मालूम हो कि प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना और होल नंबर्स होते हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए नंबर लाइन एक होती है। आई होप कि अगर ना भी पता हो तो चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो इंटीजर्स का सेट होता है उसे ऐसे करते हैं कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इस साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, और इस साइड पे नेगेटिव काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो इस साइड पे नेगेटिव काउंटिंग चलती जा रही है, इस साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग चलती जा रही है। तो अगर इसके आसपास में ऐसे करके डाल दूं तो ये सेट बन जाएगा। सेट के लिए खास बात क्या होती है कि अंदर कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो नंबर्स मौजूद हैं, और कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे नंबर्स कॉमा से सेपरेट हैं, और इसके एंड में ब्रैकेट होनी चाहिए, तो देखिए ब्रैकेट भी है, और उसका कोई नाम भी होना चाहिए। तो इंटीजर्स के सेट को हमेशा Z से डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं। तो ये सेट होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको एक साथ लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 0 तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, इसलिए वैसे का वैसा आ जाता है। और देखिए 1 माइनस का भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसको एक साथ करके लिखना हो तो +-1 लिख लेते हैं, फिर +-2 लिख लेते हैं, +-3 लिख लेते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्योंकि इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, दैट्स वाई के इधर +- लिखा हुआ होता है। आई होप के बात बन गई होगी। तो ये Z आ गया और ये आपके सारे इंटीजर्स का सेट आ गया। आगे अगर चलें तो इवन नंबर का सेट। इवन नंबर्स किसे कहा जाता है? ऐसा ये नंबर्स जो कि अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, मैंने बोला क्या, इवन नंबर्स। तो जब भी नंबर्स की बात की जाएगी तो पॉजिटिव है, लेकिन जब भी इंटीजर्स की बात की जाएगी तो इट्स मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। तो इसने सेट कौन सा बनाया है? ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। और इवन नंबर कौन सा होता है? ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 है, 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी होता है, इसके बाद 6 आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो ऐसा सेट जिसमें तमाम ऐसे नंबर हों
जिस जो कि 2 पे डिवाइड हो रहे हो तो उससे इवन कहा जाता है, और इसका ऑपोजिट ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो। अब यहाँ पे नंबर बोल रहा हूँ बार बार आदतन, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स की बात की जा रही है। तो ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? ऐसे तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो 2 पे डिवाइड या 2 पे डिवाइड ना हो, उन्हें क्या, जैसे 3 जो है 2 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। 5 होता है? नहीं होता। 7 होता है? नहीं होता। तो ये सारे ऑड नंबर्स इसलिए कहला रहे हैं या कहते हैं इनको। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर का सेट। इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पे नंबर्स की बात की गई, इसलिए सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं होल नंबर सेट से, और उनकी खास बात क्या होती है? 2 खास बात होती है। पहले ये कि वो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, इट सेल्फ लिख देते हैं। सिर्फ खुद पे डिवाइड हों या फिर एक पे डिवाइड, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, या फिर 1 पे डिवाइड होते हों, क्योंकि तमाम नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर, जैसे अब मिसाल दे देते हैं तभी तो समझ में आएगा। जैसे 2, अब देखिए 2 को मैं 1 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 to the 2, ठीक है। तो यानी कि इट्स मीन के, और इसके अलावा 2 को 2 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 1 जा 2। तो ऐसे नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड हों या फिर 1 पे डिवाइड हों, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना होते हों, वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब 1 और 2 के अलावा, यानी कि 1 और खुद के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। ठीक इसी तरह बाकियों के साथ भी यही चीज़ होगी। अगर हम प्राइम नंबर 3 की बात कर लें, ठीक है, तो 3 जो है वो या तो खुद पे ही जाएगा, ठीक है, या फिर वो 1 पे जाएगा, इसके अलावा तो नहीं जाएगा। इसी तरह 4 की अगर बात करें तो देखिए 4 2 पे भी जाता है, 4 4 पे भी जाता है, और 4 1 पे भी जाता है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर, दोबारा से बता रहा हूँ, जो खुद पे तकसीम हो या डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर्स हो गया। प्राइम नंबर्स के बाद आगे चलें तो क्यू का, अच्छा ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये इन्हीं सेट्स के साथ, ऐसा नहीं है मर्ज़ी से इस्तेमाल करने हैं। पी जहाँ पे भी आए वहाँ पे आपको माइंड में रखने के प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है। इसी तरह क्यू अगर किसी सेट के आगे लिखा हुआ है तो इट्स मीन के रैशनल नंबर की बात की जा रही है। और अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग कह रहे होंगे सर ये किस तरह से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली सेट्स जो है वो 3 तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक इससे यही रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के स्टेटमेंट की सूरत में भी सेट को लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म मेथड इस सूरत में भी लिख सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो टेबुलर मेथड है, ये वाला मेथड जो है वो सेट बिल्डर मेथड है। बहरहाल अभी नीचे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये भी सेट ही है, बस लिखने का अंदाज़ अलग है। तो इस सेट में क्या, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो यानी कि रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे जहाँ रैशनल नंबर का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सकता है उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। और शर्त क्या होती है कि Q जो है वो कभी भी ना हो बराबर 0 के, तो ऐसा नंबर जो है रैशनल नंबर कहलाता है। तो सेम एज यहाँ पे भी P और Q की जगह MN लिखा हुआ है, बात तो एक ही है। तो रैशनल नंबर्स जिनको रेशो के फॉर्म में लिखा जाता है, बटा के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे रैशनल नंबर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये जब आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। वैसे इसको यहाँ पे भी बता देता हूँ, x सच दैट x, और इसके बाद इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n, वेयर mn जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, z से। z किस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। ऊपर मैंने आपको इधर बताया था। तो इट्स मीन के m और n की जगह कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जो कि इंटीजर हो, और n जो है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो आई होप इतनी सी चीज़, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सकते, बहरहाल फिर भी काफ़ी बता दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह Q के ऊपर जब डैश डली हुई नज़र आ जाती है, जैसे डैश कहाँ है, ये छोटी सी आपको डैश नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी x सच दैट x, ये क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक मुझे
ये लग रहा है कि काफ़ी बच्चे इसमें रुके हुए होंगे, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो आगे समझ में आ जाएंगे आप लोग, इसलिए परेशान ना होइएगा। तो क्यू डैश इरेशनल नंबर्स को बोला जाता है, आर जो है वो रियल नंबर्स को बोला जाता है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? आप अपनी आम रूटीन के अंदर जितने भी नंबर अपने आसपास देखते हो वो रियल नंबर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू यूनियन क्यू डैश का मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं और जितने भी जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि क्यू को तो रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब ये भी मुख्तसर में तो बस मैं इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे तो हमें बस यही सीखना था कि सेट्स जो हैं वो ये वाले हैं जो आप क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हो, तो इनको देख के परेशान मत होइएगा। ओके, तो ये चीज़ होगी। लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा आपको तो आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स होती हैं जैसे कि बताया था। पहली टाइप कौन सी होती है? स्टेटमेंट फॉर्म मेथड, जिसको डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहा जाता है। और इसमें सेट को कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए भी मिसाल मैंने रखी है। जैसे ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। और अब आप देखिए डिस्क्रिप्टिव का मतलब या स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको जैसे ही इज़ आ बॉय, ही इज़ आ स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉर्म होता है जिसको इंग्लिश के अंदर ही लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेट ऑफ ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ये सेट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये स्टेटमेंट फॉर्म, यानी सेट तो है लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक इसी तरह दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? रोस्टर होती है या टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम सेट्स को कैसे लिखते हैं, जो कि जनरली आप ज़्यादातर क्वेश्चन छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, जैसे ये वाला है। ठीक है, अच्छा ये रह गया, आप कह रहे होंगे सर ये रह गया। एक्चुअली स्टेटमेंट की सूरत में चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। सेट ऑफ ऑल नंबर्स, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस एक चीज़ को 2 तरह से लिख के दिखा दिया कि ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है और ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे रोस्टर फॉर्म पे अब। तो रोस्टर फॉर्म कैसी होती है? रोस्टर फॉर्म ऐसी होती है, जो भी आप क्वेश्चन जैसे देखते हो छोटी क्लासेस में। तो नेचुरल नंबर का सेट जैसे कि ऊपर अगर देखें तो ये सारी जो है वो रोस्टर फॉर्म है, ये वाली। ठीक है, और तो आई होप ये भी समझ में आ गया कि जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होते हैं, कॉमाज होते हैं, उसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। और लास्ट में कौन सी फॉर्म हमारी बच गई? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, रूल भी कहा जाता है, बहरहाल सेट बिल्डर ज़्यादा फेमस नाम है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें सेट जो है वो इस तरह से लिखा जाए उसे सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x सच दैट x ऐसे भी लिख सकते हैं और x:x ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही देखा मैंने, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं? x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें बस आप ये निशानी लगाएं जिसमें x सच दैट x आ जाए, वो कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे कि ये जो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। इससे कैसे लिखते हैं, सेट को कैसे बनाते हैं, वो हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। यहाँ पे बस ये सीख लीजिए कि ये भी सेट की एक किस्म होती है और इससे सेट को हासिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक बात मुझे बड़े काम की समझ में या जहन में आई कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ये एक सेट बिल्डर फॉर्म आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको जब आप सिंपल सेट में कन्वर्ट करोगे तो किस में करोगे? उसने क्या कहा है कि काउंटिंग नंबर लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। तो 1 से 1 2 3 4 5 एंड सॉन, क्योंकि उसने हद तो नहीं बताई। तो ये देखिए ये ऐसे, और किसी भी सेट का नाम होता है तो इसका नाम n, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो इस तरह इस शक्ल के सेट को नंबर्स यानी कि रोस्टर फॉर्म में तब्दील करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को रोक देते हैं, बिकॉज आपने वो तमाम बेसिक सीख लिए जिनके बिहाफ पे आप सेट्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना शुरू कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के बाद जो है सेट से रिलेटेड और टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप
इस सेट्स के बाकी वीडियोस पर भी पहुंच सकते हो, जैसे टाइप्स क्या होती हैं सेट्स की, इसके अलावा इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो सब। तो जो जो भी वीडियो सेट से रिलेट बन सकती है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा जो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन जो कि सबकी ज़रूरत है वो सेट से रिलेट इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।